अच्छा नेक्स्ट हम अच्छा अब हम लोगों ने ये बात कर ली कि फर्स्ट चीज क्या थी हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की, कि उसके जरिए ये इस्टेब्लिश होना चाहिए कोर्ट या फिर कंटिन्यू होना चाहिए। और सेकंड हमारे पास क्या बात थी कि हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने अपने ऑफिशियल नोटिस के अंदर, ऑफिशियल गजट के अंदर उस चीज को नोटिफाई किया हो कि ये वाली कोर्ट उन यूके वाली कोर्ट जो कि हम लोग अभी अपनी मिसाल में पढ़ रहे थे, ठीक है, उसके इशू किए हुए जितने भी समन्स होंगे या कोई और प्रोसेस होगा उसको रिकॉग्नाइज करते हैं तो ही ये होगा, सर्विस मुल्तान वाली कोर्ट करवाएगी। अदरवाइज यूके वाली जो भी कोर्ट से आएगा ना मुल्तान में केस, उसको ये एप्लीकेबल सॉरी सर्व नहीं करवा सकती, ठीक है। यहां तक किसी को कोई मसला? नहीं मैम, ठीक है, क्लियर। ठीक है। अब ये ना सेक्शन 27 है जो कि हम लोगों ने सेक्शन 27 ए जो है सेक्शन 27 के साथ मिला के हम लोगों ने पढ़ना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जिन लोगों के पास अमेंडमेंट्स नहीं है, जिनके पास हैं वो अपने बुक्स के अंदर चिपका लें इसको। प्रोसेस ऑफ समन्स। अच्छा इसके अंदर ना सिंपल ये बताया गया कि जो कोर्ट है उसने इशू किस तरीके से समन्स को करना है और उसके अलावा इनकी सर्विस किस तरीके से होनी है। अभी हम लोगों ने देखा था ना लास्ट टाइम कि इशू करना क्या है, जो कि कोर्ट ने इशू करना है, और सर्विस क्या है जो कि हमारे मुतलका डिफेंडेंट के पास जानी है, उस चीज को हम लोग सर्विस कह रहे हैं। अच्छा इश्योरेंस के लिए ना आप लोगों ने सिर्फ एक चीज बहुत याद रखनी है कि जब भी कोर्ट ने कोई भी समन इशू करना है ना, इसकी 3 कॉपीज होती हैं। एक डिफेंडेंट के लिए हम लोग ना इसकी 3 कॉपीज करवाते हैं। एक कॉपी वो, ये 2 जो कॉपीज होती हैं ना ये हमारी नजारत ब्रांच में चली जाती हैं, ठीक है। वहां पे उस नजारत ब्रांच के ना डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। अब उनमें से एक बंदा होता है जिसको स्टेटस है प्रोसेस सर्वर, नाजिर। वो बंदा ये 2 कॉपीज लेके कोर्ट की तरफ से जाता है मुतलका डिफेंडेंट के पास। अच्छा अब इसमें से ये जो एक कॉपी है ना, कॉपी नंबर 1, इसको वो दे देता है डिफेंडेंट को। कॉपी नंबर 2 के ऊपर अपनी रसीद बना के, मतलब अपनी रिपोर्ट बना के कि मैंने इस डिफेंडेंट को दे दी है, ये वापस कोर्ट में सबमिट करवा देता है, ठीक है। जबकि ये जो तीसरी होती है ना, इसको हम लोग एडी या टीसीएस करवा देते हैं, जो भी हमारा मोड हो। पहले ये होता था कि अगर किसी भी शख्स के लिए नाजिर लेके गया है कोर्ट से कोई भी सर्विस के लिए प्रोसेस सर्वर लेके गया है, तो अगर उसको वहां पे डिफेंडेंट नहीं ना मिलता था तो वो इन दोनों को कोर्ट में वापस लाके जमा करवा देता था। लेकिन अभी क्या करती है कोर्ट, अभी ये कोर्ट ऑर्डर करती है कि पहले आपने डिफेंडेंट को ढूंढना है। अगर डिफेंडेंट नहीं मिला, अगर वो वाला डिफेंडेंट नहीं मिला तो फिर उसके किसी मेल मेंबर के ऊपर आप लोगों ने उस समन को सर्व कर देना है, या फिर और ये कौन होना चाहिए, अडल्ट मेल मेंबर होना चाहिए। इसके अंदर जो इनके सर्वेंट्स आते हैं ना, वो लोग इसके अंदर अडल्ट मेल मेंबर के अंदर शामिल नहीं होते। मेंबर का मतलब होता है खानदान का कोई फर्द, उसके ऊपर ये सर्व हो सकते हैं। और अगर वहां पे वो भी ना मिले तो फिर अब हम लोग को ऑर्डर आता है चस्पांदगी का, कि ये पहले सेपरेट ऑर्डर आता था कि ये चीजें रिटर्न होके फिर आती थी, उसके बाद चस्पांदगी का ऑर्डर आता था। अभी कोर्ट ये उसके अंदर ही लिख देता है कि अगर ये डिफेंडेंट ना मिले तो इस नोटिस को वहां पे चिस्पा कराएं उसके घर के बाहर। और ये जो अक्सर लाइन लिखी होती है ना, एट द कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ हिज हाउस, ये वो वाली है चस्पांदगी का, ठीक है। अब चस्पांदगी होने के बाद थर्ड स्टेज आती, सेकंड स्टेज, एक ये चीज चल रही है नाजिर के जरिए, कोर्ट के नाजिर जो कि प्रोसेस सर्वर होता है उसके जरिए। एक दूसरी चीज होती है जो कि होती है एडी या टीसीएस। एडी कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ड्यू को, और टीसीएस यानी कि जो हमारी कुरियर सर्विस के जरिए लेके जाते हैं। अब टीसीएस को उन्होंने वर्ड से चेंज कर दिया यूएमएस।
अर्जेंट मेल सर्विस, और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से जाती है। अब जब कोर्ट से ये जाती है ना, एडी या यूएमएस, जिस भी जरिए से ये जाती है, अब इनकी रिसीट्स भी कोर्ट के अंदर आके सबमिट करवाई जाती हैं। वैसे ये पहले भी करवाई जाती थी, ठीक है, वो मैं सारे सैंपल्स आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके लिए मिस सुंबल ने हमें लास्ट टाइम ना सेंड किए थे, तो उनकी मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये सारी चीजें सेंड की थी। तो ठीक है, उसके बाद ये एक थर्ड जो चीज है ना, वो होती है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन इन द प्रेस, ये क्या होता है कि कोर्ट ऑर्डर करती है कि आप फलां अखबार के अंदर इसको फलां डेट के लिए शाया करवा दें। और ये जब अखबार के अंदर शाया हो जाती है ना, तो अखबार वाले क्या करते हैं कि मुतलका कटिंग ला के कोर्ट के अंदर पेश कर देते हैं। पूरे का पूरा अखबार होता है, उसके ऊपर रेलिवेंट पोर्शन वो अफिक्स करके कोर्ट में सबमिट करवा देते हैं। अच्छा, ये जो इतनी कोर्ट हेडक ले रहा है कि उस डिफेंडेंट के पास ये गए, अब डिफेंडेंट के पास जाने के बाद अब चाहे उसकी पर्सनल सर्विस है तो भी हमें कोर्ट से वापस चाहिए उसकी रिपोर्ट। अगर उसके किसी मेल मेंबर को वो सर्व हो रहा है नोटिस, तो भी हमें उसकी रिपोर्ट चाहिए वापस, नाजिर की यानी कि प्रोसेस सर्वर की। और अगर हमारे पास ये चस्पांदगी हो रही है तो भी हमें इसकी रिपोर्ट चाहिए। और उसके अलावा अगर हम लोग एडी टीसीएस के जरिए इसको, एडी या टीसीएस जो कि अभी यूएमएस हो चुका है, अर्जेंट मेल सर्विस, इनकी हमें रिसीट्स चाहिए। या फिर जो अखबार इश्तेहार के जरिए ये सर्व हो रहे हैं नोटिस, अब इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है? इन सब की हमें ये जरूरत पड़ती है कि जब हमारे पास ये चीजें आ जाती हैं ना, ये रिपोर्ट्स आ जाती हैं, या फिर हमारे पास ये इनकी रिसीट्स आ जाती हैं, या अखबार इश्तेहार जब सर्व होता है तो उनकी तरफ से, नुमाइंदे की तरफ से हमारे पास अखबार इश्तेहार का मुतलका फॉर्म आ जाता है, तो ये चीजें हमारे पास एक प्रिजम्पशन अटैच कर देती हैं उसके साथ कि ये इसकी सर्विस हो चुकी है, ठीक है। और ये प्रिजम्पशन कौन सी अटैच होती है? ये प्रिजम्पशन हमारे पास अटैच होती है क्यूएसओ की। और इसके अंदर ना दो प्रिजम्पशंस हैं, एक क्यूएसओ की और एक जनरल क्लॉजेज एक्ट की। ये दोनों मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये रीडिंग कर लूँ इस सेक्शन की, फिर मैं आप लोगों को ये सारी चीजें दिखा दूँ, नोटिस की और रिपोर्ट्स की, अखबार इश्तिहार की, एडीटीसीएस की, और फिर हम लोग इन प्रिजम्पशंस की तरफ जाते हैं। These summons shall be issued simultaneously unless otherwise directed by the court। अब ये देखें, यहाँ पे वर्ड है issued simultaneously, यानी कि वो जो एडीटीसीएस वाला सारा मामला था उसके लिए भी, और उसके अलावा इसके साथ जो दूसरा मामला था नाजिर नजारत ब्रांच यानी कि प्रोसेस सर्वर वाला भी, वो सारा भी, इन सब ने इकट्ठे ही होना है, अनलेस के कोर्ट को ये लगे कि इसके लिए एक सेपरेट ऑर्डर होना चाहिए, या किसी भी वजह से ये कोर्ट इनको रोके भी, ठीक है। टू द डिफेंडेंट यानी कि डिफेंडेंट को बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, यानी कि कोर्ट उसको लिफाफा रजिस्ट्री के जरिए भेजे, एंड अनदर कॉपी ऑफ द समन्स बाय कुरियर सर्विस साइंड एंड सील्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, ये बात मैं एक ना छोड़ दी हूँ आप लोगों को बताने के लिए, वो मैं क्योंकि आपको बाद में दिखाती हूँ, क्योंकि वो दिखाने के बाद समझ आनी है। सिंपल ये समझ लें कि ये जो समन्स जो इशू होंगे ना, ये ऐसे नहीं हो जाने, इसके लिए कोर्ट ने ऊपर सिग्नेचर्स भी करने हैं और अपने ही मोहर भी लगानी है। जब तक किसी भी समन के ऊपर वो कोर्ट के सिग्नेचर ना हुए हो और कोर्ट की सील और स्टैंप वगैरह ना लगी हो, तब उनको एक असल वाला समन नहीं समझा जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग फ्रॉड करने के लिए कोर्ट से इशू करवा लेते हैं और आगे वो सर्व नहीं करते। खैर, इस चीज को काफी हद तक कर्टेल करने की कोशिश की है इन लोगों ने अमेंडमेंट्स के जरिए, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। उसके अलावा ये है, एंड अ कॉपी ऑफ द समन्स बाय द कुरियर सर्विस साइंड बाय एंड सील्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और एज द कोर्ट में डिटरमिन बाय अर्जेंट मेल सर्विस ऑफ पाकिस्तान पोस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ प्लेंटिफ। क्योंकि ये जो यूएमएस, ये जो मैं पहले कह रही थी, ये यूएमएस का खर्चा भी प्लेंटिफ ने ही देना होता है। अच्छा, इसके अंदर जो लेके जाता है ना शख्स, प्रोसेस सर्वर जो भी नोटिस लेके जाता है, उसके लिए हम लोग किस तरीके से पैसे वहां पे कोर्ट में देते हैं? हम लोग एक तलबाना जमा करवाते हैं, तलबाने के ऊपर कोर्ट फीस लगी होती है 2 रुपए की, उसके ऊपर फीस लगाते हैं फी बंदा के हिसाब से। और वो वाला तलबाना इस तरीके से ही समझा जाता है कि उस जो प्लेंटिफ है उसने इनकी सर्विस के लिए बजरिया
प्रोसेस सर्वर, उसकी फीस, उसके एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं। लेकिन ये जो होती है ना रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू या यूएमएस, इनके लिए वो स्पेसिफिकली या तो खर्चा दे देते हैं, उस अहलमत को दे देते हैं पैसे, और वो किस चीज का खर्चा होता है, एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है इन चीजों की डिलीवरी का। या फिर ये लोग इस तरीके से भी करते हैं कि जब समन्स की कॉपीज आती है ना साइन होके कोर्ट से, तो वहां से ये ले लेते हैं और खुद ही अपने क्लर्क, ऑफिस क्लर्क के जो होते हैं उनसे, या फिर अपना जो लोअर स्टाफ होता है इनका वुकला का, वो लोग जाके ना इनको मुतलका कुरियर कंपनी से इनको रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, ये अर्जेंट मेल सर्विस के लिए अभी लाहौर में तो यहाँ पे पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से ना बन गए हैं छोटे छोटे कमरे टाइप के, वहां पे जाके हम लोग कुरियर करवाते हैं। और उसके अलावा जो यूएमएस है ये आप कहीं से भी करवा, सॉरी कुरियर सर्विस, ये कहीं से भी करवा सकते हैं, लेकिन ये कोर्ट के अहाते में ही लोग मौजूद होते हैं। द कोर्ट शैल ऑर्डर साइमल्टेनियसली सर्विस बाय, ये चीजें तो होंगी, लेकिन उसके साथ ये चीजें भी होंगी सारी। Affixing a copy of summons at some conspicuous part of the house in which the defendant is known to have last reside or carried on business or personally worked for gain। अच्छा, ये ना 3 कंडीशंस हैं, या तो वो वहां पे रहता हो, या वो वहां पे अपना कोई बिजनेस करता हो, या पर्सनली वर्क फॉर गेन हो। रहने का ये मतलब है कि उसकी रिहायशी वहां पे है। कैरिड ऑन बिजनेस, इसको अगर हम लोग ऑर्डर 3 के साथ कनेक्ट करें ना, तो वहां पे हम लोगों के पास एक रूल था कि एक ऐसा शख्स जो कि किसी दूसरे इलाके में, एरिया में कोई अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, और उसी बिजनेस के हवाले से ही वो सूट दायर हुआ है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम चावलों वाली एग्जांपल ली थी कि एक बंदे का लाहौर में भी काम हो रहा है और गुजरांवाला में भी काम हो रहा है, और गुजरांवाला की कोर्ट में ना कोई केस आया है, तो अब उसके लिए जो नोटिस होंगे वो गुजरांवाला के अंदर, वो जो नोटिस उस चावलों के कारोबार के लिए ना उसके तो सर्व हो सकते हैं, लेकिन अगर कल को कोई उसकी वाइफ आ जाती है और वो उसके खुला का कोई दावा आता है, या फिर उसके बच्चों का कोई खर्चे का दावा आता है, तो ये चीजें नहीं आ सकती। तो इस पॉइंट को भी ना आप साथ साथ जहां पे भी आगे आए उसको कनेक्ट करते जाइएगा। पर्सनली वर्क फॉर गेन, ये भी इसी बिजनेस के टाइप में आ जाता है, लेकिन बिजनेस अगर कोई वो ओनर हो तो आएगा, पर्सनली वर्क यानी कि कोई एम्प्लॉय हो तो होगा। ठीक है, एनी अदर, any modern device including electronic device of communication which may include mobile, telephone, telegram, phonogram, telex, fax, radio, television in the prescribed manner। अच्छा, ये सारी चीजें ना फिलहाल अभी उन्होंने चेंजेस भी किए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने डाल दिए हैं, क्योंकि इसमें अभी क्या हम लोग यूज करते हैं, ज्यादातर हमारे पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मोबाइल है, टेलीफोन हम लोग यूज नहीं करते, टेलीग्राम यूज नहीं करते, सिर्फ ऑफिशियल कामों के लिए कहीं कहीं यूज होता है, फोनोग्राम भी यूज नहीं करते, टेलेक्स, फैक्स सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल कामों में यूज होता है, रेडियो तो कोई अभी सुनता भी नहीं है, और टेलीविजन बहुत कम लोग देखते हैं क्योंकि अभी तक ज्यादातर मीडिया यूट्यूब के ऊपर कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कुछ लोग देखते भी हैं, ये जरूरी नहीं है कि सब लोग ही हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखना चाहें तो मोबाइल के ऊपर एसएमएस आते हैं, या फिर आपके पास क्या उसका नाम लेते हैं, कोई ईमेल आ जाता है, उन चीजों को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन आपको ऑफिशियल तौर पे ये सॉरी फॉर्मल तौर पे जो हमारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं ना वो ईमेल होते हैं। लेकिन अभी व्हाट्सएप ने भी साथ साथ जगह ले लिया, और जो मैसेजेस होते हैं उन सब ने भी। लेकिन अगर आपको मिसाल के तौर पर किसी को फॉर्मल ईमेल भेज, फॉर्मल तरीके से कोई कम्युनिकेशन करनी है ना, तो वो ईमेल ही होता है। उसके अलावा ये सारी चीजें आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा है अर्जेंट मेल सर्विस और पब्लिक कुरियर सर्विस, जो कि हम लोगों ने पहले ये ऊपर पढ़ा, ये सेम वही चीजें हैं। पब्लिकेशन इन द प्रेस इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अच्छा, प्रेस के अंदर जो पब्लिकेशन होती है ना, इसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर करती है कि अखबार इश्तिहार करवाएं, कोर्ट के अंदर ही हमें जो उसके रीडर साहब होते हैं वही हमें बता देते हैं कि आप फलां कोर्ट में, वैसे तो ये कोर्ट ऑर्डर में भी लिखा होता है, लेकिन अब वो रीडर साहब से ही ज्यादा इंटरेक्शन होती है वुकला की, तो वो बता देते हैं कि आप फलां अखबार के अंदर इसका इश्तिहार करवाएं फलां डेट के लिए। वैसे आपको बता दूं कि रीडर साहब की बात पे ज्यादा मत रहा करें, क्योंकि
इस तरीके से ना हमारा केस थोड़ा सा खराब हो गया था। आप लोगों ने जब तक खुद अपनी आंखों से ऑर्डर शीट नहीं ना पढ़ लेनी, आप लोगों ने कहीं भी आगे पीछे किसी भी दूसरे बंदे की बात नहीं माननी, ख्वाह वो जज ही हो। क्योंकि जब तक एक जज अपना कोई रिटर्न ऑर्डर दे देता है ना, उसके बाद वो फंक्टस ऑफिशियो हो जाता है, यानी कि उसके अंदर वो एक डॉट की भी चेंजेस नहीं कर सकता, एक कोमा की भी चेंज नहीं कर सकता, अगर वो कोमा इस नौयत का हो कि उससे उसका मतलब चेंज हो जाए। हाँ, अगर कोई क्लैरिकल मिस्टेक है वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, या अनलेस उसके पास कोई रिव्यू की एप्लीकेशन आए और वो इसको एंटरटेन करे। मिसाल के तौर पे अगर कोई जज है, उसने आपको कोई भी ऑर्डर दे दिया जिस जो कि आपकी फेवर में जा रहा है, लेकिन जब उसने रिटर्न दिया तो वो आपके फेवर में नहीं दिया, तो इस तरीके से ये आपको कल को नुकसान हो सकता है। तो जब तक आप लोग रिटर्न ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ना पढ़ लें तब तक नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे थे पब्लिकेशन की, मिसाल के तौर पे ये डॉन में कह सकते हैं, या फिर हमें लाहौर न्यूज में या 42 न्यूज में, इस तरीके से ये कह सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से ये इनके ऑर्डर की कॉपी लेके जानी है, अगर आप स्ट्रिक्टो सेंसो इन चीजों को फॉलो करें तो आपने इनकी कॉपी लेके जानी है, और मुतलका जो कोर्ट की तरफ का नुमाइंदा होगा ना, उस जो अखबार का नुमाइंदा होगा, उसको जाके इसकी कॉपी देनी है। अगर आपने इसकी कॉपी नहीं देनी तो एक सफे के ऊपर ऐसे ही लिख लें, सारे का सारा कोर्ट का नाम लिखें, फिर अपनी केस का टाइटल लिखें, जैसे हुंजाब नाम राबिया एक केस हो गया तो वो वाला केस, फिर नीचे लिखें ये दावा किसके लिए, दावा दिला पाने नानो नफका, इस तरीके से हो गया, या दावा इस्तकरार हक, जो भी सूट फॉर डिक्लेरेशन। अगर आपका इंग्लिश में अखबार इश्तिहार होगा तो इंग्लिश में लिखिएगा, अगर उर्दू में है तो उर्दू में सारा कुछ लिखिएगा, ये ज्यादा इजी है। फिर डेट फिक्स, किस दिन ऑर्डर हुआ है और किस दिन आपका कोर्ट में आना, यानी कि डिफेंडेंट का कोर्ट में आना मकसूद है, यानी कि डिफेंडेंट को किस दिन बुलाया गया, वो वाली डेट लिखनी है, और कितने बजे कोर्ट में आना है। आप अगर ऑर्डर की कॉपी दे देंगे तो ये वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप इस तरीके से एक पर्चा सा बना के ना उसको दे दीजिएगा पेपर पे लिख के, और वो फिर उसका मुतलका डे का अखबार इश्तिहार हो जाएगा। अब अखबार इश्तिहार होने के बाद इसकी कॉपी वो जो प्रोसेस वाला बंदा होगा ना अखबार का, वही लेके आएगा कोर्ट के अंदर, और उसके ऊपर ना उनकी एक स्पेसिफिक नोयत का एक स्टैंप भी बनी होती है। और कुछ लोगों ने, कुछ अखबार वालों ने ना, जैसे हम लोग प्रिंट्स निकलवाते हैं उस तरीके से प्रिंट भी करवाए होते हैं, उसके अंदर अखबार का नाम होता है, टाइटल लिखा होता है और तारीख लिखी होती है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। वो सारा कुछ लिखा होता है, और उसकी सर्विस होने के बाद कोर्ट में ये समझा जाएगा कि हाँ अब ये सर्विस हो गई है। अच्छा, ये सारा जितने भी मेहनत हो रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि डिफेंडेंट को उसके जो केस आए हैं कोर्ट में उसके बारे में आगाही हो जाए, ठीक है। एनी अदर मैनर और मोड एज इट में डीम फिट, यानी कि कोर्ट को लगता है ना कि अगर इन सब के अलावा और इनके अलावा अगर कोई और भी ऐसा मोड है जो कि उसके लिए एप्लीकेबल है डिफेंडेंट को बुलवाने के लिए, जैसा कि बीट ऑफ ड्रम, अभी उसको निकाल दिया गया यहाँ से लेकिन हमारे रूल्स के अंदर मौजूद है वो, तो वो करवाने के लिए, या किसी भी इन्फ्लुएंशियल बंदे के जरिए बुलवाना हो, या वकील के जरिए पैरवी करवा के उसको बुलवाना हो, मुख्तलिफ किस्म के, वो सारा कुछ इसके अंदर आएगा। उसके बाद है लोकेशन ऑफ द प्रोसेस सर्वर सर्विंग द समन्स शैल बी मॉनिटर्ड बाय द मॉडर्न डिवाइसेस इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, and the process server shall take photograph of the defendant of or the premises or the person accepting the summons of the service of summons on behalf of the defendant, which shall be made part of the record as the proof of service of the summon। अच्छा, हम लोग को पता है ना कि जो भी हमारे पास प्रिजम्पशन आती है उसके प्रूफ के लिए कोई ना कोई चीज मौजूद होती है, तो ये सिर्फ इस चीज को डबल चेक करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि जो बंदा प्रोसेस सर्वर कोर्ट से लेके गया हुआ है चीजें, जो हम लोगों ने पहले कहा था कि ये जो 2 नोटिस हैं ये लेके जाता है एक बंदा, वो उसको सर्व कर देता है, और अगर सर्विस ना हो सके तो मेल मेंबर को दे देता है, मेल मेंबर को ना दे सके तो फिर इसकी चस्पांदगी कर देता है। तो इस चीज को इंश्योर भी तो करना है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कोई वकील साहब इनको पैसे दें प्रोसेस सर्वर साहब को और ये झूठी रिपोर्ट आके बना दें, ठीक है। तो सिर्फ इस चीज को इंश्योर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए उन्होंने ये प्रोसीजर बता दिया कि उस बंदे ने, प्रोसेस सर्वर ने मॉनिटरिंग
उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए क्या होगा, या तो अगर उसने डायरेक्टली डिफेंडेंट को हैंड ओवर किया तो डिफेंडेंट का फोटोग्राफ, या फिर जिस जगह पे उसने अटैच किया है। अच्छा, ये जो प्रीमिसेस वर्ड है ना, ये यहाँ पे डिफाइन नहीं है सीपीसी में। तो प्रीमिसेस का सिंपल हम यही मतलब लेंगे कि जिस भी जगह पे ये जो ऊपर था ना, ये वाली बातें, ये पर्सनली वर्क फॉर गेन, और उसके अलावा कैरिड ऑन फॉर बिजनेस, और ये रिजाइड्स, इन तीनों को प्रीमिसेस में ये सारी चीजें आएंगी। यानी कि कोई भी ऐसी प्लेस जहां पे ये तीनों में से कोई भी एक काम हो रहा हो और इसका एड्रेस कोर्ट के अंदर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के पर्टिकुलर्स के अंदर दिया हो, तो ये सारा कुछ है, ठीक है। एंड अ पर्सन एक्सेप्टिंग सर्विस ऑफ समवन ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट, या फिर उसकी जगह पे कोई भी शख्स जो उसकी बिहाफ के ऊपर, जो हम लोगों ने पहले मेल मेंबर की बात की है, वो सारा कुछ, ठीक है। अब उसके बाद ये इसका एक प्रूफ हो जाएगा कि ठीक है, ये चीजें कोर्ट से गई थी और ये सर्व हो चुकी हैं। अब इसकी सर्विस के बाद अगर डिफेंडेंट कोर्ट में आके अपने रिटर्न स्टेटमेंट दायर नहीं करवाता, या फिर सेकंड बात ये कि वो कोर्ट में आके अपना मुद्दा रिटर्न स्टेटमेंट के बगैर कोर्ट में पेश नहीं करता, जो कि बहुत कम चांसेस होती हैं, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट ही पहली एक ऐसी चीज है जो कि उसको एनेबल करती है। लेकिन ये 100% जरूरी भी नहीं है, क्योंकि जहां पे डिफेंडेंट आके प्लेंटिफ का क्लेम मान लेता है ना कि हाँ मैं इसको क्लेम मानता हूँ इसका प्लेंटिफ का, वहां पे रिटर्न स्टेटमेंट लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसीडिंग स्टेटमेंट, ये कंसीडिंग स्टेटमेंट कोर्ट में दे देते हैं। और कंसीडिंग स्टेटमेंट देने का ये मतलब होता है कि जितना कुछ भी लिखा होता है ना प्लेंटिफ ने कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी, वो सबको कंसीड कर लेता है और कह देता है कि हाँ मैं इन सब चीजों को मानता हूँ। और उसकी जगह पे हम लोग ना ये कंसीडिंग स्टेटमेंट दे देते हैं। इसके अंदर कोई भी लीगल ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी प्लेंटिफ ने कहा होता है ना, जस्ट एक खाना पूरी करने के लिए हम लोग कोर्ट में उसको जमा करवा देते हैं। और उसके ऊपर फिर आगे कोर्ट अगर देखें, अब जब डिफेंडेंट आया है और उसने प्लेंटिफ का सारा क्लेम मान लिया है, तो उसके ऊपर तो फिर कोई इशू फ्रेम करने की कोई चीज नहीं रहती, जो कि हम आगे जाके ऑर्डर 14 में पढ़ेंगे भी, और 15 भी इसके साथ ही होगा। तो उसमें क्या होगा फिर, उसमें ये होगा कि कंसीडिंग बेसिस के ऊपर सिर्फ वो प्लेंटिफ को अगर डिफेंडेंट को कहे, प्लेंटिफ को कहेगा कि आप अपना एविडेंस लेके आओ, और डिफेंडेंट को कहे कि आप अपना एविडेंस लेके आओ, सिर्फ इस चीज को बताने के लिए। अच्छा, ज्यादातर जजेस ना ये डिफेंडेंट का कोई भी कंसीडिंग स्टेटमेंट जब कोर्ट में आ जाती है ना, डिफेंडेंट का इसके अंदर नहीं लेते कोई भी, क्या उसको कहते हैं, एविडेंस। सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ को कहते हैं कि अपने हक में एक दो लोगों को, क्योंकि कानून के अंदर ये है कि एटलीस्ट जहां पे भी हम लोग किसी भी रिटर्न चीज के ऊपर इन्हसार कर रहे हैं ना, वहां पे 2 गवाहान का होना जरूरी है। ये क्यूएसओ की रेलिवेंट प्रोविजन है, मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, अभी मुझे भूल गई है। 79 के आर्टिकल 79 है शायद, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है इस तरीके से। अब मैं आप लोगों को ना एक एक करके ये सारा कुछ दिखा देती हूँ, जो कि मैम सुंदस ने हमें भेजा था, और सुंबल, सॉरी सुंबल। अच्छा जी, ये फर्तलबाना है। ये फर्तलबाना वो चीज है जिसको हम लोग साथ लगाते हैं कोर्ट के अंदर प्रोसेस फीस के तौर पे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कोर्ट के अंदर एक दावा खारिज होता है ड्यू टू नॉन डिपॉजिट ऑफ प्रोसेस फी, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि जब हम लोगों ने ये फर्द तलबाना कोर्ट में जमा करवाना है, इसके साथ हम लोगों ने समन्स जमा करवाने हैं, तो ही इनको एडमिट किया जाएगा, फिर उनको सिग्नेचर किया जाएगा, और उनके सिग्नेचर होने के बाद डिफेंडेंट को इशू किए जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर अदालत में अदालत का नाम लिखते हैं जिस भी कोर्ट में हो, फिर मुकदमा नंबर, क्योंकि अभी स्पेसिफाइड नंबर अलॉट होते हैं ना, कंप्यूटराइज भी और दूसरे भी, तो वो वाला मुकदमा नंबर हम लोग लिखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का अपना और ट्रायल कोर्ट का अपना। फिर ये पार्टीज का नाम लिखते हैं, जैसे हुंजा बनाम राहिला हो गया तो ये दोनों के नाम। तारीख हाजिरी, जो नेक्स्ट डेट पे उन्होंने पेश होना है। तारीख दाखिल, मतलब कि जिस तारीख पे वो बंदा दे रहा है, मिसाल के तौर पे अगर इसकी 10 तारीख है कोर्ट में हाजिरी की, तो यहाँ पे मैं 5 दूंगी, या जो भी डेट होगी। किस गर्ज से दायर किया गया, बराए डिफेंडेंट को बुलवाने के लिए।
और किसने दाखिल किया? मुद्दई बजरिया कौंसल, यानी कि जो उसका वकील है उसके जरिए तादाद, जितने भी डिफेंडेंट्स होंगे ना उनकी तादाद को यहाँ पे किया जाएगा। स्टैंप, ये स्टैंप 2 रुपए की स्टैंप लगती है एक बंदे के हिसाब से, फिर जितने लोग होंगे उनके मुताबिक उतनी ही स्टैंप्स लगेंगी। अच्छा यहाँ पे ना ये स्टैंप क्लियर नहीं है, ये मैंने इसके लिए नेक्स्ट किया। अच्छा ये 2 रुपए की इतनी बड़ी नजर आ रही है, होती नहीं है ये वैसे इतने बड़े की। अच्छा स्टैंप जब भी हम लोगों ने दायर करनी है, यहाँ से हम लोग कट कर देते हैं, यहाँ पे नाम लिखते हैं। मिसाल के तौर पे किसी आसिफ नाम का केस है तो ये आसिफ का नाम आ गया, और हमने 4/11/2020 को अगर 22 को अगर जमा करवाई है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कटिंग करके देते हैं। और ये इसको हम लोग लीगल लैंग्वेज में कहते हैं कैंसलेशन ऑफ द कोर्ट फीस। ये जब हम लोग हमारे कोर्ट फीस एक्ट के मेंटोर साहब पढ़ाएंगे ना या साहिबा, तो वो हमें इसके बारे में सारा गाइड करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको कैंसिल करना है। तो अभी के लिए आप लोग इसको इतना ही जान लें कि ये कैंसिलेशन इस तरीके से होती है। जिस बंदे का इस तरीके से कैंसिल नहीं ना हुआ होगा, ये लीगली कैंसिल नहीं है, इसका मतलब है, ठीक है। इसको कैंसिल करना जरूरी है। उसके बाद कोर्ट ने जो हमें समन्स करने हैं, अच्छा ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, प्लेंट जब भी होगी तो हम लोगों ने समन्स इशू करवाने हैं। और जब रिटर्न स्टेटमेंट होगी उसके अंदर हम लोगों ने क्या इसका नाम लेते, सॉरी, कोई भी दरखास्त आएगी उसके अंदर नोटिस जमा करवाने हैं। अच्छा समन के लिए ना ये फॉर्म, और नोटिस के लिए ये फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का काम क्या है? समन स्पेसिफाइड होते हैं डिफेंडेंट को ये बताने के लिए कि आपने किस लिए आना है कोर्ट में। नोटिस सिर्फ और सिर्फ एक आगाही होती है कि आपके खिलाफ ये एप्लीकेशन कोर्ट में आ चुकी है और आपने आकर इसका जवाब देना है, जवाब दें या जो भी आगे फर्दर प्रोसीडिंग करनी है उसको दें, ठीक है। जबकि समन के अंदर अगर हम लोग इसको पढ़े ना तो इसने ये ऊपर वाली सारी सेम ही है बातें पिछले वाली। अच्छा लिहाजा आपको बजरिया तहरीर हजा हुक्म होता है कि तारीख माह बवक्त, यानी कि ये सारी डेट टाइम जो कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगी जब कोर्ट ने उसको आने के लिए कहा हुआ है। दोपहर असालतन या मार्फतन, असालतन का यह मतलब होता है इन पर्सन, और मार्फत का यह मतलब होता है कि बजरिया वकील, जो मुकदमा के हालात से करार वाकिफ किया गया हो, जो कुल अमवार अहम मुकदमा मुतल्लिका मुकदमा का जवाब दे सके। वो लोग आएंगे कोर्ट में और आके जवाब देंगे, या जिसके साथ कोई और शख्स जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके अदालत हजा में हाजिर हो और जवाब दावा दायर करें, और हर ही तारीख पर जो आपकी हाजिरी के लिए मुकर्रर है वास्ते इंतसाल कती मुकदमा के लिए तजवीज हो, बस आपको लाजिम है कि इसी रोज अपने गवाहों को पेश करें। अब वो ये कह रहा है कि आपने ना रिटर्न स्टेटमेंट तो देनी है और साथ ही अपने गवाहान को भी पेश करना है जिनकी शहादत पर आप इस्तदलाल करना चाहते हैं, यानी कि जिनकी शहादत के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है को लाजिम है कि जुमला दस्तावेजात जिन पर आप तायद आप बताए अपनी जवाबदेही के इस्तदलाल करना चाहते हैं, यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं तो आपने उन सब डॉक्यूमेंट्स को भी लाना है, और अगर आप किसी ओरल एविडेंस के ऊपर रिलाई करते हुए किसी विटनेस को बुलवाना चाह रहे हैं तो आपने उन विटनेसेस को भी कोर्ट में पेश करना है। वाजिया रहे कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर ना होंगे तो मुकदमा बगैर आपकी हाजिरी के मसमू हो फैसला होगा। यानी कि वह यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप कोर्ट में पेश ना हुए तो फिर कोर्ट आपके खिलाफ एक्स पार्टे प्रोसीड कर जाएगा और आपकी गैर हाजिरी में कोर्ट के अंदर फैसला भी किया जा सकता है। अच्छा ये बातें सारी वो हैं जो कि हम लोग इन चीजों पे गौर नहीं करते। अगर हम इसके सारे के सारे कंटेंट को पढ़े ना तो इससे हमें ये चीज समझ आती है कि हम लोगों ने जो अपना रिटर्न स्टेटमेंट देना है वो इस डेट से पहले पहले देना है या फिर इस डेट को देना है, लेकिन उस रिटर्न स्टेटमेंट के साथ हम लोग जिस भी अपने मुतल्लिका एविडेंस चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो या हमारा हो ओरल, हमने उनको भी कोर्ट के अंदर पेश करना है। तो ये चीजें हमें पहले ही 1908 से ही मौजूद हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ अपने मुकदमात को लिंगर ऑन करने की कोशिश करते हैं और उससे हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। इन चीजों को ना आप लोगों ने मद्देनजर रखना है, ठीक है। इनको इस तरीके से फिल किया जाता है कि जनाब
इस तरीके से ये इनको फिल किया जाता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्योंकि ये पता नहीं क्यों है। अच्छा, मुकदमा नंबर आगे उन्होंने मुकदमा लिख दिया, फिर उनकी जो भी था प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का नाम, और फिर जिसके नाम का ये आया है, ये देखिए बनाम का मतलब होता है कि जिस भी डिफेंडेंट के नाम के ऊपर हम लोग भेज रहे हैं। यहाँ पे आगे उसके सारे पर्टिकुलर्स आने हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगी वो होगी, और उसके बाद हेलो, इसमें मार रही आवाज। ठीक है, ये किसी का शायद स्पीकर ऑन था। अच्छा, इसके अंदर फिर आप लोगों ने ना अपने सिग्नेचर वगैरह कर देने हैं, और सॉरी आपने नहीं करने, जज साहब ने। इसको जब कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा ना, तो जज साहब के यहाँ पे साइन होंगे और स्टैंप लगेगी। अच्छा, जिनके ऊपर ये साइन और स्टैंप नहीं ना होते वो 2 नंबर होते हैं, ठीक है। और ये नोटिस है, अगर हम लोग ये नोटिस साथ साथ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि अगर नोटिस आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि जब भी नोटिस आना है ना उसका भी सेम यही प्रोसीजर है। उसके अलावा ये मिस सुंबल ने भेजा था, आप सबको मैंने शेयर कर दिया था ग्रुप के अंदर। ये एक नोटिस है और ये उसकी रिपोर्ट है, जो कि है अंदराज नंबर, और उसके बाद है तामील कुनंदा का नाम। तामील कुनंदा कौन था? वो जो नाजिर था, जिसके हम लोगों ने नजारत प्रांत वाला बंदा था उसका। तारीख अंदराज, ये ना एक स्टैंप बनी हुई है, और ये स्टैंप उन नजारत ब्रांच वालों ने लगानी है, ठीक है। रिपोर्ट तारीख मुकर्रा से 2 रोज कबल दाहिर करें नीज मौका का नक्शा व गवाह वगैरह। ये आगे उनकी अपनी है, क्या उसको कहते हैं, डायरेक्शंस, जो कि वो हमें दे रहे हैं कि आपने कब कब इनको देना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो आप लोग के साथ ये शेयर्ड है पहले से ही फाइल। और ये एक दूसरा नोटिस है, ये भी सेम वैसा ही है। ये रिपोर्ट्स के ऊपर ना आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं टाइम कम होने की वजह से नहीं पढ़ सकी। ये अदम तामील का मतलब होता है कि ये जो है ना नोटिस, ये सर्व नहीं हो सका कोर्ट के अंदर, ठीक है। उसके अंदर ये नोटिस चस्पांदगी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कोर्ट किस तरीके से चस्पांदगी का हुक्म दे रही है, कि हो सकता है कि कोर्ट के ऊपर पास पहले से जो थे ना उनके ऊपर पर्सनल सर्विस के लिए, वहां से ये वापस आ चुके हैं। अब ये तीसरा नोटिस उनके ऊपर जो जाएगा ना, वो ये चस्पांदगी का जाएगा, और उसके ऊपर उन्होंने पहले से ही लिख दिया कि इसको वहां पे चस्पा करके आना है आपने। और ये कोर्ट की मोहरे हैं 2, एक के ऊपर जज साहब का नाम वगैरह लिखा होता है और एक के ऊपर डेजिग्नेशन वगैरह लिखी होती है। ये गोल्ड स्टैंप है और ये दूसरी। अच्छा, ये ना 2 चीजें हैं, हम लोग जब स्टैंप एक्ट पढ़ेंगे ना उसके अंदर भी उन्होंने एक स्टैंप को किस तरीके का होना चाहिए वो लिखा हुआ होगा, तो ये चीजें हम लोग वहां पे जाके पढ़ेंगे। उसके अलावा ये कोर्ट नोटिस देख लें, इसके अंदर काफी चीजें क्लियर हैं कि हबीब यूनस जज फैमिली कोर्ट, ये सिविल का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुझे ये ही बस मिला, मेरी कुलीग ने ये मुझे सेंड किया था कवल ने। हबीब यूनस जज फैमिली कोर्ट लाहौर, और ये सिविल जज फैमिली कोर्ट, सिविल जज फैमिली कोर्ट, ये इसका यही फॉर्मेट है जो कि हमें ना हाई कोर्ट रूल्स में भी मिल जाएगा कहीं, ठीक है। उसके अलावा एक ये है अदम तामील की रिपोर्ट है, और उसके बाद ये सर बाबर साहब के जो लेक्चर्स होते हैं ना यूट्यूब पे, आप लोग प्लीज वो जरूर लिया करें। वो काफी ज्यादा डिटेल्ड होते हैं और मैं काफी चीजें छोड़ जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई हैं। तो मैं आप लोग को यही रेफर करूंगी कि आप लोग प्लीज वो लेक्चर मेरे से पहले लेना हो तो आप उससे पहले ले लिया करें, ताकि आपको वो एक सर एक दिन कह रहे थे ना कि आप हमें कहा करें कि आप पहले ये वाला पढ़ के आए, तो आपको मैं ये कहूंगी आप पढ़ने की बजाय ना, खुद पढ़ने की बजाय आप एक बार सर बाबर का लेक्चर सुन लिया करें। उससे आपकी 100% चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है, और आपका फिर टाइम भी कम लगेगा। ये उनकी एक पूरी की पूरी रिपोर्ट थी, उसके अंदर उन्होंने ये बताया था इस रिपोर्ट के अंदर कि जब ये बंदा दे के आता है ना, तो ये जो रिपोर्ट बनाता है, तो ये ऐसे नहीं हो जाता कि उसने आई और रिपोर्ट दे दिया, नहीं, ये हल्फन बयान करता है। लेकिन हम लोग क्योंकि पाकिस्तानी और मुसलमान और खुद को ये हक समझते हैं कि हम हलफ ले लेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बयान हल्फी अहमद रजा, इसका ये मतलब है इसका भी वही इफेक्ट होगा कल को
जो कि एक झूठी कसम कोर्ट में आके बंदा खाने वाले का होगा, यानी कि इसके खिलाफ भी वैसी ही प्रोसीडिंग्स होंगी जो कि कोर्ट के अंदर आके बंदा गलत झूठी कसम दे सकता है। और ये कोर्ट तो खैर दुनियावी बात है, कल को हम लोगों ने अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है तो उसके लिए भी थोड़ा सा बच के रहें सारे लोग। उसके अलावा ये DTCS की रिपोर्ट्स हैं, और ये वापस आती हैं जो हमें उधर से मिलती हैं, क्या उसका नाम लेते हैं, जब कुरियर सर्विस वाले होते हैं ना, उसके अंदर से। ये भी ये वाली जो है ये मिस ने सेंड की थी, मिस सुंबल ने। ये इसको एक प्रॉपर कोर्ट के अंदर पेश करने का तरीका होता है। ये कोर्ट का नाम है, कोर्ट के नाम के बाद हमारे पास ना कोर्ट का नाम है, फिर टाइटल है कोर्ट का, फिर ये जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो, फिर यहाँ पे हम लोगों ने दोनों की दोनों रिसीट्स लगा देनी है। ये एक एडिट की होगी और एक एडी की और एक TCS की, ठीक है। और उसके बाद ये जुडिशियल फाइल। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज ये भी याद रखनी है, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग कोर्ट के अंदर जमा करवाते हैं ना, उसके ऊपर जब तक ये वाली स्टैंप नहीं ना लग जाती, वो आपका कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं है। और ये स्टैंप अपनी आंखों के सामने लगवा के आया करें, क्योंकि ना कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारा डिफेंडेंट साइड होती है ना, वो थोड़ी सी इन्फ्लुएंशियल होती है। मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहती, लेकिन ये कुछ हमारी ब्लैक शीप्स हैं हमारे शोबे में, जो कि ना हमें कल को नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर हम लोगों ने ये स्टैंप अपनी आंखों के सामने नहीं ना लगवाई, तो वो जो रीडर्स आपको थोड़े बहुत पैसे देंगे, और पैसे देने के बाद ये वाला सफा ही वो निकलवा लेंगे। अब हमारे पास कोई भी सबूत ऐसा नहीं है कि ये ना तो जुडिशियल फाइल का हिस्सा बनी है, क्योंकि जब तक ये रिसीट नहीं ना होगी तब तक ये जुडिशियल फाइल का हिस्सा नहीं बन सकती। और फिर अगर आपके पास थोड़ा सा मतलब कि अहलमत के साथ अच्छे कॉन्टेक्ट्स वगैरह हो, या आप उसको खर्चा वगैरह दे के, तो आप इसकी एक कॉपी भी ले लें, क्योंकि कल को जब उसने आना है ना ऑर्डर 9 रूल 13 की आपके खिलाफ देनी है एप्लीकेशन कि मुझे तो ये समन्स ही सर्व नहीं किए गए थे, तो वहां पे आप अगर अपना ये वाला सफा दे देना कोर्ट के अंदर, तो इसका ये मतलब यही समझा जाएगा, इसके साथ ये प्रिजम्पशन अटैच है कि ये सर्व हो चुके हैं। और जब हमारे पास किसी भी चीज के साथ प्रिजम्पशन अटैच है ना, तो उसको रिबट करने के लिए दूसरे बंदे ने अपना एविडेंस देना है, ठीक है। उसके बाद ये भी सेम वही बात है कि अदालत वगैरह का नाम और ये सारा कुछ। उसके बाद ये भी एक रिपोर्ट है। उसके अलावा ये अखबार इश्तिहार है जो हमारे पास सर्व होके आता है, इसके अंदर ये पूरे का पूरा अखबार होता है, उसका मुतलका सफा उन्होंने फोल्ड किया होता है। इसके अंदर ना ये वाला सफा था, ठीक है, और यहाँ पे ये अखबार इश्तिहार था। अब ये तो है ही, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक एक्स्ट्रा अखबार की कटिंग लगानी है साथ, ठीक है। और उसको इस तरह कैसे चस्पा करके ये वो लोग आके कोर्ट में खुद ही जमा करवाते हैं अखबार वाले, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। ये इनका एक पोस्टल सर्टिफिकेट है कि हम लोगों ने इसको सर्व कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जी ये उनकी एजेंसी का नाम है, न्यूज एजेंसी का, और ये टेलीफोन के, अगर इसका भी क्या मतलब है, इसका भी ये प्रिजम्पशन है कि ये मुतलका जितने भी मोड्स अवेलेबल थे डिफेंडेंट के पास, वो सारे यूज हो प्लेंटिफ के पास वो सारे यूज हो चुके हैं, और हम लोग कोर्ट के अंदर उसको बुलवाने की अपनी सारी कोशिशें जारी रख चुके हैं। अब अच्छा, ये एक और है, ये भी मिस सुंबल ने की थी हमारे साथ शेयर, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये सारी की सारी डिफेंडेंट साइड की हैं, ठीक है। अब हमारे पास कैसे इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। इसका ये फर्स्ट है हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर, जो कि होता है जिसकी बिना के ऊपर हम लोग फर्दर ADTCS करवाते हैं, अखबार इश्तिहार वगैरह करवाते हैं, ठीक है। यहाँ तक ना हमारा लेक्चर आज के लिए कंप्लीट हो गया, क्योंकि टाइम। ये फर्स्ट है कि कोर्ट के अंदर ड्यूली इंस्टीट्यूट हो चुका है सूट। अब ये सेकंड ऑर्डर हमारे पास होगा, ये फर्स्ट